How to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects on this platform. Modern History के PYQ से हमने स्टार्ट किया है. 3.1 यूनिट में 1885 से लेके 1919 के बीच में जितनी भी इवेंट्स हुए उनसे रिलेटेड PYQ हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज हमारे पहले के वीडियोस देखें, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 52 एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एरा ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम 1919 टू 1947. क्वेश्चन नंबर 52 जो है आज के सेशन का पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है वो बताना है. पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946. सेकेंड स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना and Sardar Vallabhbhai Patel were the members of Constituent Assembly of India. Third, the first session of the Constituent Assembly of India was held in January 1947. Fourth, the Constitution of India was adopted on 26th of January 1950. देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, ये क्लियर कट. अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है पॉलिटी की, उसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है उसमें साफ साफ लिखा है. ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपके पास करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 में M.A. जिन्ना जी का नाम है. M.A. जिन्ना वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इवन महात्मा गांधी जी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. ठीक है, और जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ना कि जनवरी 1947 में. इट वाज 9th ऑफ दिसंबर, जबकि जो लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था. ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट. अब आते हैं स्टेटमेंट 4 पे. कब अडेप्ट हुआ था? इट वॉज ऑन 26 नवंबर 1949, है ना. तो यहां पे 1949 आएगा. ये स्टेटमेंट गलत है. दे हैव प्लेड ट्रिक्स विथ यू इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो आंसर है इसका ए. क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड as a complete independence free from all the foreign control. क्या वो मजहारुल हक थे, मौलाना हजरत मोहानी, हकीम अजमल खान या फिर अब्दुल कलाम आजाद? किसने ये बोला था? याद करो आप 1921 का कांग्रेस का अहमदाबाद सेशन. व्हाट हैपेंड? अहमदाबाद सेशन में क्या हुआ था? मौलाना हजरत मोहानी, जिनका नाम सैयद फजल उल हसन भी है, उन्होंने ये प्रपोज किया था दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल द फॉरेन कंट्रोल. ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही थी कांग्रेस का जो अहमदाबाद सेशन हुआ था 1921 में, उसमें जहां पे एक रिजोल्यूशन पास होना था स्वराज को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, सो इट वॉज मूव्ड बाय मौलाना हजरत मोहानी एंड स्वामी कुमारानंद. दो नाम थे यहाँ पे, मौलाना हजरत मोहानी और स्वामी कुमारानंदा. लेकिन जो महात्मा गांधी जी हैं उनने इस डिमांड को अपोज किया था और ये जो रिजोल्यूशन है वो डिफीट हो गया था. तो ये जो रिजोल्यूशन है जिसमें हाँ कंप्लीट स्वराज की बात होती है, फ्री फ्रॉम ऑल द फॉरेन कंट्रोल, इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखेंगे. मौलाना हजरत मोहानी का, जिनका दूसरा नाम है सैयद फजल उल हसन, और उन्हीं के साथ स्वामी कुमारानंदा ने भी ये रिजोल्यूशन रखा था. लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका अपोजिशन किया और ये रिजोल्यूशन डिफीट हो गया. क्लियर है? ओके. इवन मौलाना हजरत मोहानी जो है उनके बारे में अगर आप याद रखो वो स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो स्लोगन है वो इन्होंने ही लिखा था. और इनकी जो पोएट्री है, उनका जो कलेक्शन है वो है आपके पास कुलियात ए हसरत. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं.
तो आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कांग्रेस लीडर्स कंडेम्ड द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, many moderates left the party to form the स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म दुनिया भर में कितनी बार क्वेश्चन हमने कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो कांग्रेस की जो लीडर्स है यहाँ पे, जब उन्होंने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की जो रिफॉर्म है उसको कंडेम कर रहे थे, तो बहुत सारे जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और वो चाह रहे थे कि हम अपनी अलग सेपरेट पार्टी बनाएं। सो व्हाट वाज द पार्टी जो उन्होंने बनाई थी? इट वाज द इंडियन लिबरेशन पार्टी। ठीक है, ये थी आपके पास इंडियन लिबरेशन पार्टी। हुआ क्या था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट आई थी 1918 में, एक्ट से पहले ही। तो उस वक्त कांग्रेस के लीडर्स इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो हमें मालूम है कि जो कांग्रेस सेशन है उसमें एक तरफ मॉडरेट थे और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट थे। इनिशियल जो फेज था 1885 जब कांग्रेस बनी थी तब से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद ये पूरा सेशन जो है आगे एक्सट्रीमिस्ट लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इस रिपोर्ट को कंडेम किया गया था, मॉडरेट्स डिससेटिस्फाइड थे, दे लेफ्ट द पार्टी और उन्होंने अपनी अलग एक इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया था 1919 में, जिसमें अगर इंपॉर्टेंट नाम की बात करें, द नोटेबल मेंबर्स, वन वाज सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमेशा याद रखेंगे, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन जो है, इट वाज मेड बाय द मॉडरेट लीडर्स बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। सो द नोटेबल मेंबर्स कौन कौन से हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और एमआर जयंकर। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को डायलॉग्स या फिर कॉपरेशन के थ्रू करें, ना कि ये लड़ाई दंगे फसाद ये सब करके। ठीक है, एंड ये जो इंडियन लिबरेशन फेडरेशन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द नेहरू रिपोर्ट, इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, बिकॉज दे वर रेडी टू कोऑपरेट, दे वर रेडी टू हैव अ डायलॉग, they were ready to talk, they were ready to have a communication। ठीक है, तो यहां पे अगर आंसर की बात करें तो इंडियन लिबरल फेडरेशन। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? Who was the founder of स्वराज पार्टी? अरे गाया सेशन हुआ था कांग्रेस का, है ना। उसके बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया था और देखो गांधी जी को अरेस्ट किया। फिर गाया सेशन में जो लोग हैं वो कंफ्यूज थे, एक तरफ नो चेंजर्स थे, एक तरफ स्वराजिस्ट थे। तो स्वराजिस्ट जो है डिफीट हो गए थे, उनकी बात कोई मान नहीं रहा था। तो यहाँ पे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू अलग हो गए और उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी जो है वो बनाई थी। ठीक है, अब स्वराज पार्टी के बारे में हमें मालूम है, इंडियन फ्रीडम पार्टी। इंडियन फ्रीडम पार्टी किसने बनाई थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम पार्टी, जिसको स्वतंत्र पार्टी के नाम से भी जाना जाता है? देखो, स्वतंत्र पार्टी 1959 से 1974 के बीच में एक्टिव थी। इट वाज मेड बाय सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी एज अ रिस्पॉन्स टू द सोशलिस्ट एंड स्टैटिस्ट डायरेक्शन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू लेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 55। हाँ, तो इसका आंसर पता है ना बाबा? इसका आंसर जो है वो है इंडियन लिबरल फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 55। एक बार फिर से सवाल आता है क्रिप्स मिशन के ऊपर, जो कि 1942 में आया था, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्स मिशन की हर एक चीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज, क्या स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप लोग मुझे क्रिप्स मिशन के सारे मेजर पॉइंट्स बता सकते हैं? क्या बोला गया था क्रिप्स मिशन में? व्हाट वर द की पॉइंट्स ऑफ क्रिप्स मिशन? देखो, सबसे पहली बात, क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी विद कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो यहां पे जो गोल है, दो चीजें, डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड क्रिप्स मिशन है, और जब पूर्ण स्वराज का गोल लिया गया था तब हमारे पास आता है लाहौर सेशन 1929। तो यहां पे क्रिप्स मिशन पे क्या हो जाएगा? डोमिनियन स्टेटस।
दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबर्स हैं they will be elected by the provincial assemblies and nominated by the princely state. ये डिफरेंस है दोनों में, इस पर सवाल आया हुआ है, अगर पहले की वीडियोस देखें तो उसमें देखना, उन्होंने वर्ड्स का हेरा फेरी कर दिया था, नॉमिनेशन का इलेक्टेड और इलेक्टेड का नॉमिनेटेड. सो यू हैव टू रिमेंबर, डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स है इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज, नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट. फिर यहाँ पर राइट टू सिसीड की बात करी गई थी कि वो प्रोविंसेस हु आर अनविलिंग टू जॉइन द इंडियन यूनियन, दे कुड हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये यहाँ पे की पॉइंट्स थे. अब देखते हैं स्टेटमेंट में क्या पूछा है. दैट ऑल द इंडियन स्टेट शुड जॉइन द इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. अरे अभी तो बात करी कि राइट टू सिसीड दिया गया है, यहाँ पे राइट टू सिसीड दिया गया ना, कि जो रेडी नहीं है वो अपना अलग से जो भी है बना सकता है संविधान. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अगला स्टेटमेंट, द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जी हाँ, पहला जो क्रिप्स मिशन में है डोमिनियन स्टेटस की ही बात करी गई थी, तो यहां पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड देख लेते हैं, द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, कम्युनिटीज, political parties in the British war effort as a condition for granting independence with full sovereign status in India after the war. No, ऐसा नहीं कहा भाई, ऐसा नहीं है. Then the framing of the constitution for entire Indian Union with no separate constitution for any province. ना, right to secede की बात थी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे B. Next question, who headed the interim cabinet formed in the year 1946? पहली बात तो ये बताओ कि इंटरिम कैबिनेट बनाने की बात सबसे पहले कहां हुई थी. कैबिनेट मिशन में ही बात करी गई थी कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा. तो जो 1946 में कैबिनेट गवर्नमेंट इंटरिम कैबिनेट बनी थी, तो उसमें कौन थे सबसे पहले लीडर हमारे, किसने हेड किया था? अरे पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ही वॉज द वन जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को हेड किया था, जो कि 2 सितंबर 1946 को बना था. एंड वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो अब यहां पे इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं. इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी मार्च 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है, negotiating with the British government on the terms of independence. कैबिनेट मिशन प्लान पता है ना, उसी के अंदर ये बनाया गया था. और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, द प्रोग्राम्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ensuring the law and order in the country and preparing for the elections to the constituent assembly. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है भाई? नेहरू जी हैं, इतना समझा दिया उसके बाद भी इफ यू आर आस्किंग आंसर, तो यहां पे आंसर क्या है? आंसर है बी. बी है आंसर, जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Indian freedom struggle, which one of the following statement is not correct? भैया इसको भी थोड़ा सा ना पढ़ लिया करो, पता चले वहां सही और वो करके आ रहे हो. The Rowlatt Act aroused a wave of popular indignation and led to the Jallianwala Bagh massacre. सुभाष चंद्र बोस formed the forward bloc. ये क्वेश्चन आया है आपके पास कि सुभाष चंद्र बोस ने इनमें से क्या बनाया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी फॉरवर्ड ब्लॉक. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन. ये भी आपके पास करेक्ट है ना. अरे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सब रिपीट हो चुके हैं, हम कर एक एक स्टेटमेंट पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आया है. नाउ सो दिस इज करेक्ट. First statement is correct, Bhagat Singh wala correct. D. In 1931, Congress session at Karachi opposed the Gandhi-Irwin Pact. देखो गांधी-इरविन पैक्ट जो है ये गलत यहाँ पे बताया गया, इसको अपोज नहीं किया गया था. थोड़ा सा जो कराची सेशन है उसके बैकग्राउंड को यहाँ पे हम देखते हैं. ठीक है, कराची सेशन स्टेटमेंट में यहाँ पे कराची सेशन में
गांधी इरविन पैक्ट को अपोज करने के बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो देखो 1931 में कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में, तो ये सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को अपोज नहीं किया गया, इनफैक्ट एंडोर्स किया था पैक्ट को। ठीक है, सो ये जो कराची कांग्रेस सेशन था, इट हेल्ड द फॉलोइंग गांधी इरविन पैक्ट, और जो गांधी इरविन पैक्ट था उसमें गांधी जी ने बोला कि ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहीं पे अब हटा देंगे या फिर दबा देंगे। ठीक है, सो द सेशन ऑल्सो डिस्कस्ड वेरियस रेजोल्यूशंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। ओके, एंडोर्स किया था, इट वाज नॉट समथिंग कि वहां पे अपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार्स आर ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर। ये एक रेड कलर के कपड़े पहन के रखते थे, इसलिए इनको रेड शर्ट्स भी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। स्टेटमेंट 1, दे वर द यूनियन ऑफ पख्तून ट्राइबल एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट विद द अफगानिस्तान, या फिर द एडॉप्शन ऑफ द टेररिस्ट टैक्टिक्स एंड मेथड्स फॉर टेरराइजिंग एंड फाइनली आउस्टिंग द कॉलोनियल रूलर्स। थर्ड, the adoption of the communist revolutionist ideology for political and social reform. Fourth, the Pathan regional nationalist unity and a struggle against the colonialism. ठीक है, यहां पे सीधा सीधा आंसर है, मतलब खुदाई खिदमतगार्स। पहली बात तो इनको रेड शर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। दे बिलीव्ड इन द नॉन वायलेंस, तो ये एक नॉन वायलेंट पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व थे। कहां पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। एंड यहाँ पे लीडर्स की बात करें, सो दे वर लेड बाय द खान अब्दुल गफर खान, जिनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो खुदाई खिदमतगार्स हैं, दे आर कॉल्ड फॉर द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड अ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। इन्होंने ब्रिटिश रूल को अपोज किया इन इंडिया, एंड ये जो पार्टीशन हो रहा था उसको भी ये यहाँ पे अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दे वर पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिट एंड अ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 59, the last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of। क्या वो क्रिप्स मिशन था, राजगोपालाचारी फॉर्मूला था, कैबिनेट, या फिर वेबल प्लान? देखो क्रिप्स मिशन हमने बहुत बार पढ़ा है, 1942 में आया था। ठीक है, तो यहां पे डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी। ओके, सो हियर इफ वी टॉक अबाउट द क्रिप्स मिशन, सो दे वर टॉकिंग अबाउट द डोमिनियन स्टेटस। ओके, तो यहां पे किसके बारे में बात हुई? डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात हुई। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, इन्होंने भी अपना सॉल्यूशन दिया विद रिस्पेक्ट टू द डेडलॉक बिटवीन द कांग्रेस। वेबल प्लान भी वही था। कैबिनेट मिशन आपके पास आखिरी प्लान था जिसमें ये कोशिश करी गई थी रिजेक्शन की। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो है, ये ब्रिटिश की सरकार ने 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा, यानी कि कैबिनेट में जो है वहां से 3 लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो मिशन है इसका प्लान क्या था? दे प्रपोज्ड अ यूनाइटेड इंडिया, जिसमें एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी गई थी। आई रिपीट, वीक सेंट्रल, बिकॉज मैं क्यों रिपीट करी हूं, यही रीजन था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनिशियली मना किया था, है ना। तो इस कैबिनेट मिशन में एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नंबर ऑफ ऑटोनोमस प्रोविंसेस की यहाँ पे बात करी गई, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और जो मुस्लिम लीग है उसने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, अगर हम राजगोपालाचारी फॉर्मूला की बात करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर 3 टियर फेडरल सिस्टम की बात यहाँ पे करी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ये तो डायरेक्ट है, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी वाज अ पर्सन। ठीक है, जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो ये कांग्रेस का 54th सेशन था एंड दिस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय आचार्य जेबी कृपलानी, जो कि मीरठ में हुआ था नवंबर 23-24, 1946 को।
कृपलानी एक तरह से बहुत ही अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट थे, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज में ये एक्टिविस्ट थे, इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव स्वतंत्र पार्टी से भी इनका लिंक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In this instance, we could not play off the Mohammedans against the Hindus. To which one of the following event did this remark of Acheson relate? ये किसमें कहा गया था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, चंपारण सत्याग्रह में, खिलाफत या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, या फिर अगस्त मूवमेंट 1942 में। 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके अंदर ये बोला गया था दैट इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मुस्लिम्स अगेंस्ट द हिंदूज। सो ये जो स्टेटमेंट है इट इज रिलेटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको इंडियन म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं, सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को एट द मीरठ एज अ म्यूटनी ऑफ द सिपॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। ठीक है, next question, that is question number 62. The Balkan plan for the fragmentation of India was a brainchild of, क्या ये W चर्चिल की कही गई प्लान था, M.A. जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर V.P. मेनन? Who was the associated person with the Balkan? ये जो प्लान है it was by the लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनके द्वारा बाल्कन प्लान दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान इट एम्ड एट फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिशन में आखिरी कोशिश करी गई थी कि इंडिया के टुकड़े नहीं होने देंगे, यूनाइटेड इंडिया रहेगा, बट ये जो प्लान बाल्कन है इट एम्ड एट फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया। और लॉर्ड माउंटबेटन का ये प्लान था एंड ही वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, Mountbatten, realizing the cabinet mission plan was not workable and he came up with his own plan. इस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रांसफरिंग पावर्स टू द इंडिविजुअल प्रोविंसेस या फिर कॉन्फेडरेशन एंड इट प्रोवाइडेड वन वाज फॉर्म बिफोर द ट्रांसफर। पंजाब और बंगाल दे गॉट टू डिसाइड ऑन द पार्टीशन। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन। So this was all about the today's video। 62 तक हमने किया है। अगला एक लास्ट वीडियो होने वाला है फ्रॉम दिस यूनिट, उसके बाद क्वेश्चन यहां तक खत्म हो जाएंगे। फिर इसी से रिलेटेड अदर एग्जाम के क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है बट दीज आर फ्रॉम द अदर एग्जाम्स, नॉट फ्रॉम द आईएएस। ओके, सो थैंक यू सो मच।